हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम सी जी सेट 2024 का जो फर्स्ट पेपर है, जो कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है, जो सभी के लिए एक जैसा होता है, उसका आंसर की अभी हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर संभावित उत्तर बताए जाएंगे जिनके सही होने की अधिकतम संभावना है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है सेट ए। आप अपने अपने सेट के अनुसार क्वेश्चंस देख करके फिर आंसर मिला लेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में पहले से टिक लगा हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि ये जो पहले से टिक लगा हुआ है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम नए सिरे से टिक लगाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। अर्थात दावा भी सच है, रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है और कारण भी सही है। जो कारण मतलब अपने आप में एक जो कथन है कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। तो दोनों बातें सच हैं, लेकिन वो उसको इम्प्लाई नहीं करते हैं, यानी कि उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको जोड़ी मिलान करना है और इसमें आप का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अर्थात ए, इस ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध हैं, उन विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। आपको कुछ यहाँ पर विशेषताएं दी हुई हैं और उनका सही मतलब अपने को पहचान करना है जो सही विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिक्षार्थी के पिछले अनुभव। चौथा है संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर। और पांचवा जो है शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध का स्तर। छठवां समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। ठीक है। तो ये आपको ये विशेषताएं जो है वो प्रभावी शिक्षण में मदद करती हैं। इनको आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट होने के चांसेस हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या लिखे हैं, ज़्यादा करेक्ट कौन सा हो सकता है। मुझे बी लग रहा है, वैसे आप लोग भी अपना मत जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। अर्थात कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिक विभिन्नताओं की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग शिक्षक करेंगे? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन आएगा। और चलिए अब पाँचवें प्रश्न में चलते हैं। तो पाँचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन का सिद्धांत। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। और इसमें था ऑप्शन ए करेक्ट, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट। तो आप सब ऑप्शन को ध्यान से देख के समझ के टिक करते जाइएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवा। छठवें में आपको नीचे दो सेट दिए गए हैं, उसके बाद आपको बताना है कि सही मिलाप, सही मेल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी ये, अर्थात ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो इस अनुसार आपको वहाँ पे मिलान करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर छठवा। चलिए देखते हैं फटाफट सातवें प्रश्न में। कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपन चलते हैं आठवें नंबर के प्रश्न में। आठवें नंबर के प्रश्न में भी आपको पांच बातें दी गई हैं, उनको आपको सही क्रम में जमाना है। तो आठवें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं नौवें क्वेश्चन में दोस्तों। नौवें क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से, किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपको चार दिए हुए हैं और आपको मतलब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। तो नौवे का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन 10वें प्रश्न में।
एपीए शैली में शोध पत्र के शीर्षक से तो एक दावा दिया गया, एक कारण दिया गया आपको, और आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। तो 10वां का जो होगा वो होगा सी, दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आते हैं 11वें प्रश्न में। तो 11वां प्रश्न देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसको हमको ध्यान से पढ़ करके फिर उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न यानी कि मतलब इसका 11वां प्रश्न जो है वो ये लिखा है, प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी अगर अपन देखें, विश्व दृष्टि मतलब कि व्यापक दृष्टि, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे लिखा हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन में देखेंगे, प्रत्येक भाषा एक विश्व दृष्टि है, यानी प्रत्येक भाषा जो है वो विश्व को देखने का एक नज़रिया है। ठीक है, मतलब हम विश्व को देखते हैं तो कुछ बयां करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। तो बी या सी में से कोई एक होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि आपके द्वारा यानी आपके अनुसार इसका ज़्यादा सही उत्तर कौन सा है। तो चलिए अब अपन आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। इसी तरह से चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, संज्ञानात्मक क्षमता से क्या अभिप्राय है आपका। संज्ञान में आना मतलब जानकारी में आना, अर्थात जानना पहचानना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। संज्ञान मतलब जानकारी, आपको उसका नॉलेज है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड अगर आपको एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड देखना हो तो आप बाजू में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन आएंगे। तो 14th क्वेश्चन में भाषाओं में समानता, तो भाषाओं में समानता यहाँ पे डी मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्षेत्रगत हम बोल सकते हैं कि समानताएं हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब अपन आगे आते हैं 15वें प्रश्न पे। तो जो 15वां जो प्रश्न है, अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित जिस समानता से संभव होता है वह है अर्थगत। तो यहाँ पे अर्थगत आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर देखा जाए तो 14th में भी ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है, भाषाओं में समानता। लेकिन यहाँ पे समानता जो है ना वो क्षेत्रगत सेंस में लिया जा रहा है। यानी कि अगर दो क्षेत्रों में दो दो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे आसपास के, तो उनकी भाषाओं में थोड़ी बहुत समानताएं होती हैं, तो वो क्षेत्रों के कारण होती है। तो क्षेत्रगत समानताएं हैं। इसलिए आप लोग बताइएगा ज़्यादा करेक्ट क्या हो सकता है इसमें। इसी तरह दोस्तों 16वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही होगा 16वें में। और 17वें का आपका होगा ऑप्शन डी। इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में आपको जमाना है। तो जो 17वां है, 17वां का आपका इसमें सी लगा हुआ है लेकिन ज़्यादा सही मुझे डी लग रहा है, तो डी होना चाहिए। और फिर 18वां में आते हैं अपन। 18वां में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 3, और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो 18वें का डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओनली ऑप्शंस 1 एंड 3 आर करेक्ट, सेकंड जो है करेक्ट नहीं है। कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बॉल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप इसको देखिएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 19वां। 19वां का दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20वां। 20वें में भी ऑप्शन बी। आइए अब देखते हैं अगले पोर्शन की ओर। तो 21वां, अब तो ये गणित वाला आ गया, बहुत सरल है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। इसके आंसर तो आपने बिल्कुल आसानी से लगा दिए होंगे। देखिए दोस्तों, आपको 22वें प्रश्न में आपको दिया है, यदि
एक्स बटे वाई बराबर 2/3 है, तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के मतलब उनको सुमेलित करना है। तुरंत आंसर पता चल सकता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं इनको दोनों पक्षों में 2 का गुणा करूँ, क्योंकि देखो पहले में क्या दिया, 2x बटे वाई दिया है, तो अगर मैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करूँ तो इधर 2x हो जाएगा, लेकिन उधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी इसके साथ सीधा 4/3 आएगा। साफ साफ पता चल गया कि a का 3 आना चाहिए, बाकी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीधी सी बात है। चलिए चलते हैं अपन आगे 23 में। 23वें प्रश्न में आप देखो, 23वें प्रश्न में आपको बोल रहा है कि इनमें से महत्तम भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सीधी सी बात है, सभी भिन्नों में हर जो है अर्थात डिनोमिनेटर सेम है, 23 23 23 23। अगर सभी भिन्नों का डिनोमिनेटर अर्थात हर सेम हो, तो फिर हमको ये देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो 19/23 जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं अगले प्रश्न में, 24वां प्रश्न। तो 24वें प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। 24वां में ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि देखो x का 8% मतलब x गुणित 8/100 का मतलब गुणा होता है, और 8 और प्रतिशत मतलब बटे 100, और x का 8% कितना दिया, 0.04। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे कीजिएगा, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, x गुणित 8/100, ठीक है, और बराबर 0.04। उसके बाद आप 100 को उधर तिर्यक गुणा कीजिएगा, 100 उधर जाएगा तिर्यक गुणा होके, और ये 8 नीचे आ जाएगा। 100 से 0.04 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और 4/8 मतलब 0.5। साफ पता चल गया कि अपने पास x का मान आ गया 0.5। तो एक आंसर मिल गया, मतलब दूसरा पक्का हो गया समझो। तो x का मान 0.5 है, और वो दिया आपका ऑप्शन नंबर सी में, आप देख लो, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और चलिए अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि हुई। उस कुर्सी की वास्तविक लागत क्या है तथा कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% लाभ होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 540। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 400 रुपये में बेच रहा है, और 400 रुपये में बेचने पर उसको 20% हानि हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत 20 है, तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा, यानी 400 गुणित 100/80 करोगे, सॉल्व करोगे तो 500 आएगा। हाँ 500 आएगा, 500 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वो कितने में बेचे ताकि 8% लाभ हो, तो 500 गुणित 108/100 करोगे तो 540 आ जाएगा। तो आपको दोनों पूछा है, तो 500 और 540 अर्थात 2 एंड 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं लगाना है अपने को नीचे सही उत्तर का चयन, मतलब अपने को दोनों चीज़ पूछा है, लागत मूल्य भी पूछा है और कितने रुपए में बेचे वो भी पूछा है, तो दोनों बातें। तो 500 रुपये उसका लागत मूल्य होगा, और 500 में वो बेचेगा तो 8% लाभ होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपन 26वें में। अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है, तो चलिए इसका भी अपन सही उत्तर देखते हैं। कुछ किताबें पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है केवल। तो यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा। चलिए अब अपन देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां का स्तंभ 1 और 2 को सम्मिलित करना है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं 28वां। आइए 28वां प्रश्न में, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बना हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आएगा, देखो सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ईमानदार ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट और 3 जो है, और उसके बाद क्या लिखा है, सभी ईमानदार निष्पक्ष भी होते हैं, यानी कि भले सभी निष्पक्ष ईमानदार नहीं होते, लेकिन कुछ निष्पक्ष ऐसे जो ईमानदार होते हैं। तो आपका कुल मिला के 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखा जाए तो 28वां का ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन जो है
वो सही हैं। तो 29वां का अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो बी और जी तीनों आकृति में, देखो आप बी और जी तीनों आकृति में, गोले में भी है, त्रिकोण में भी है, डब्बे में भी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चाहिए चलिए, तो चलो अब अपन आते हैं 30वां प्रश्न। तो 30वां का पुरुषार्थ की भारतीय परंपरा पारंपरिक अवधारणा के समान निम्न में से किसका मूल्य नहीं है? तो धर्म, अर्थ, भक्ति, मोक्ष, तो इसका होना चाहिए सही उत्तर। आप बताइएगा आपने क्या लगाया? हमारे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोक्ष। चलिए 31वां प्रश्न अब अपन देखते हैं। 31वां में ग्राफ का अवलोकन करना है और हमको बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना के प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि होती गई। आप खुद देख लो, अधिकतम वृद्धि आपको कब दिख रहा है? देखो तो जरा, ये 63 से सीधा 195 गया है, फिर 195 में, 195 से 150 में है तो कम हो गया, अपने को वृद्धि बताना है। फिर 150 से 253 गया, ठीक है, यानी 103 की वृद्धि हो गई। फिर ये और बढ़ गया, अब यहाँ कितना बढ़ा है भैया? तो 9 में 3 गया 6, और 126, लगभग लगभग 126, लास्ट वाले में 126 बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है? 53 बढ़ा है। और यहाँ कितना बढ़ा है? 195 में अगर अपन 63 माइनस करें तो ये 2, 9 में 6 के 3, 132। तो 132 मतलब देखो आप, 2016 मतलब 15 से 16 में क्या है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया है। तो 216 आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्योंकि आप देख लो 63 से 195 हुआ है, यानी कि डायरेक्ट देखा जाए तो 132 का वहाँ पे वृद्धि हुआ है। नीचे नीचे आप देखेंगे सॉल्व किया 132, 103, 126, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। आ, ये प्रश्न है आपका 31वां के बाद सीधा है 32वां। तो 32वां प्रश्न में आपको ग्राफ का अवलोकन करना है। 2015 और 2019 के मध्य अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों हमारे ख्याल से ऑप्शन सी आना चाहिए, 500%। क्योंकि इसके लिए आप देखो 2015 और 19 बोल रहा, तो 2015 का आंकड़ा 63 है, 2019 का कितना है आप देखो यहाँ पे 379। आप दोनों का डिफरेंस पता कर लो, 316 का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, तो 316 का वृद्धि अपॉन जो पुराना पिछला वैल्यू 63, ठीक है, वृद्धि और बटे में पिछला यानी 63 गुणा 100 कर, जो कि 63 में बढ़ोतरी हुआ है ना भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे पिछला वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो 63 लिखेंगे, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 316 गुणित 100 करोगे तो प्रतिशत वृद्धि आपको पता चलेगा। तो 316 जो है वो 63 से जब उसको काटेंगे आप, तो आपको बताना है, देखना है कि कितने बार में वो कट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 63 पंचे 315 होता है, तो लगभग लगभग 500% इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देखिए, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देना है अपने को। तो यहाँ पे आपको प्रश्न की क्या पूछ रहा है प्रश्न में? तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि देखी गई। औसत से अधिक वृद्धि देखो बहुत सरल है। यहाँ देखो 132 का वृद्धि हुआ, यहाँ 103 का वृद्धि हुआ, यहाँ 126 का वृद्धि हुआ, तीनों वृद्धियों का औसत निकाला गया, ठीक है। औसत निकालेंगे तो तीनों को जोड़ा गया है, 3 से भाग किए तो औसत लगभग लगभग 12 या 36 और 120 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ठीक है। अब आप देख लो 120 औसत है, दशमलव कुछ कुछ जो भी है। अब इतने से ज़्यादा कौन कौन है आप देख लो, औसत से अधिक। तो भैया औसत से अधिक में दो आंकड़े हैं, एक ये वाला और एक वाला, 132 और 126। 103 तो जो है वो औसत से कम है ना भाई, तो दो टोटल औसत वृद्धि देखी गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो टोटल 3 वृद्धियाँ हुई हैं, आप खुद देख लो, यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ और बढ़ा, और यहाँ पे नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार कम हुआ है, 3 बार बढ़ा है, तीनों का औसत निकाले जिसमें से दो आंकड़े ऐसे हैं जो औसत से अधिक वृद्धि दर्शा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अब आते हैं अपन 34वें प्रश्न में। उचित उत्तर के साथ मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाव पैमाना दिया है, विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा 34वां का कौन सा आना चाहिए? तो 34वां में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा चौथे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 35वां प्रश्न में आपको निर्देश और कारक और मतलब एक निर्देश दिया गया है जिसमें कारक और कारण दोनों दिए गए हैं। हिस्टोग्राम के बारे में है। हिस्टोग्राम में दो बार के मध्य कोई अंतराल नहीं होता और सतत चर के लिए उपयुक्त होता है, अतः वर्ग सतत होते हैं। करेक्ट, बहुत सही बात है। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कारक कारण दोनों सही हैं तथा कारक कारण कारक एक ही सही व्याख्या है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 37वां प्रश्न। नहीं, 35 के बाद तो 36 आता है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, जीमेल आएगा। 37वां कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी। तो कौन सा सही होना चाहिए? तो दोस्तों मुझे सी ज़्यादातर सही लग रहा है, तो सी आना चाहिए इसमें। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या लगाए हैं। चलिए अब आते हैं अपन 38वें प्रश्न में। इसका आएगा VOLT का निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? तो 38वां का आएगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो 38वां का आपका आएगा बी। अब आएगा 39वां। सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 39वां का मेरे ख्याल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सही उत्तर है, सी ही आना चाहिए। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों से पूछने पर मतलब उनको जब पूछा गया क्या कौन सा ऑप्शन लगाए, तो कुछ लोग से पता चला कि ए लगा कर आए हैं। हो सकता है आप लोग बताइएगा ज़्यादा करेक्ट कौन सा है। हमें तो सी लग रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब 40वां प्रश्न देखते हैं। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है? ऑप्शन इसमें जो 40वां में आएगा वो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्रश्न क्रमांक 41वां, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की परत पाई जाती है? बहुत सरल प्रश्न है, समतापमंडल, ऑप्शन सी। आते हैं 42वां प्रश्न में। वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव गैसों का जीवन काल बढ़ते क्रम में सही क्रम है? तो 42वां 42वां में मुझे लगता है ऑप्शन बी करेक्ट है, बी सही क्रम है। आते हैं अब 43वां में। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये तो बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है। तो 43वां का आपका ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट है 43वां में। अब आते हैं 44वां प्रश्न में। इसमें भी आपको कथन एक और दो दोनों कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से ऑप्शन में ये फिट होते हैं, सही है गलत है, जो भी आपको बताना है। तो 44वां में पहला कथन दिया है, सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक रसायन होते हैं। हानिकारक रसायन कथन दूसरा है, हानिकारक रसायनों के निर्माण हेतु मानव जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसमें आपका जो 44वां का मेरे ख्याल से डी आना चाहिए। सभी संभावित प्रदूषक हानिकारक रसायन होते हैं और ठीक है, डी आना चाहिए। पहला तो कथन गलत लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है। अब देखते हैं अपन 45वां प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निम्न में से किसमें दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया है? इसमें तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि क्या आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आएगा, पेरिस समझौता आना चाहिए। ऑप्शन बी आना चाहिए। आप लोग बताइएगा।
देखिए, अगर आप लोगों को जितने भी उत्तर अगर आपको लग रहे हैं कि सर इसमें इसमें मिस्टेक है या हमसे त्रुटि हो रही है, और अगर आपको उसका सही उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि वो हमें भी जानकारी मिल सके, और भी लोग जो वीडियो देखेंगे उनको भी सही उत्तर पता कर चल सके अगर वो लोग कमेंट देखें। तो इसलिए अपने पास जो भी सही जानकारी हो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से, बाँटने से बढ़ता है। क्योंकि ये जो ऑप्शंस अभी आपको बताए जा रहे हैं, ये अधिकतम सटीक है, क्योंकि देखो सही हो सकता है, कुछ-कुछ सही ना हो, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ज़रूर, मतलब एक-दूसरे के सहयोग से ही हम अधिकतम संभव उत्तर तक पहुँच पाएँगे, जो अधिकतम सही है। तो चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई, कौन से शहर में? बहुत सरल सवाल। ऑप्शन बी करेक्ट, कोलकाता। कोलकाता। चलिए, अब आता है प्रश्न क्रमांक कहाँ गए अपन? यस, 46 के बाद आते हैं 47 में। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? कितना सरल सवाल है ये तो। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब अपन आते हैं 48वें प्रश्न में। भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान एनईपी 2020 द्वारा नहीं की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों ये, और इसका यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए ना तो आप खुद देखेंगे कि एनईपी में पूरे सिस्टम को बदल दिया गया है। पूरा सिस्टम जो है, मतलब, तो मेरे ख्याल से लगता है कि ना इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र, ये हमें लगता है कि सही होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं 49वें और 50वें प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक जो 49 है उसका सही उत्तर, स्थापना के आधार पर कालोनिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। इसका ये यहाँ पे देखिए इधर, तो 49वें का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। सी, सॉरी, सी। और फिर आते हैं अपन 50वें प्रश्न में। तो 50वें प्रश्न में ये देखो यहाँ छिपा बैठा है बीच में, सूची 1 और 2 का मिलान करना और आपको बताना है। तो इसमें भी मुझे लगता है ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों देखा आपने। अब आप बताइए कि आपके कितने सही उत्तर हैं, और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे गए। मुझे बहुत उम्मीद है और आशा है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आप सभी सेकंड पेपर भी दिला चुके होंगे, और सेकंड पेपर में भी हम मैथमेटिक्स के आंसर की को अपलोड करेंगे विथ प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।